नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो भारतीय संसद से संबंधित है। इससे पहले दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कार्यपालिका के सभी भागों को जान चुके हैं। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत ही हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका मतलब जो कानून का दोस्तों निर्माण करती है, जिसमें हम लोग आता है हमारा संसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, हम इसको अलग अलग पार्ट करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा को दोस्तों हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं कि आपको लोकसभा हम अलग से पढ़ा दें और राज्यसभा अलग से पढ़ा दें। ऐसा आसानी होता है दोस्तों, लेकिन आपको हम नए तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको सभी अनुच्छेदों को समझने में दोस्तों किसी तरह की कोई परेशानी न हो, ताकि साथ साथ आप अनुच्छेदों को भी दोस्तों याद रख सकें और हर एक अनुच्छेद में दोस्तों क्या बातें कही गई उसको भी आप जान सके। इसके अंतर्गत दोस्तों आज का जो पार्ट 1 है दोस्तों, उसमें हम लोग अनुच्छेद 79 से लेकर के 100 तक के अनुच्छेदों को समझेंगे। दोस्तों, उसमें क्या उपबंध दिया गया है सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने पर दोस्तों पहले आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों पॉलिटिक्स सीरीज प्रारंभ किया गया था, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अगर आप वीडियो प्रारंभ से नहीं देखे हैं तो आप वीडियो प्रारंभ से देख लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी दोस्तों आते हैं, कुछ जॉब से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके करंट अफेयर से होते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक हो सकता है। दोस्तों, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं संसद। ये संसद क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान जाते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो संसद का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 79 मतलब कि 79 में किया गया। अगर बात कर लें दोस्तों कि हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों संसद होता क्या है। तो संसद का मतलब है दोस्तों कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का जो सम्मिलित रूप है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, संसद कहलाता है। मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के क्या होते हैं, एक अभिन्न अंग के रूप में दोस्तों माने जाते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। ये हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पर राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया दोस्तों, और लोकसभा का उल्लेख किया गया आपका 81 में। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, यहाँ से स पकड़ लीजिए संसद से, राज्यसभा से र पकड़ लीजिए और लोकसभा से आप ल पकड़ लीजिए, तो क्या हो गया, सरल। तो सरल से याद रखिएगा 79, 80 और 81 दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 79 को, जानते हैं कि 79 क्या कहता है। तो अनुच्छेद जो 79 है दोस्तों, 79 है, उसमें कहा गया संसद गठन के बारे में कि संसद का गठन हमारे भारत में कैसे होगा। तो संसद का गठन देख लिए दोस्तों किस तरह से हो रहा है। तो राज्यसभा, राष्ट्रपति और आपके लोकसभा मिलकर के संसद का दोस्तों निर्माण कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद कहने के बाद दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा संबंधित है, उनके संरचना के बारे में, मतलब कि उनका सीटों के आवंटन के बारे में। दोस्तों अगर बात कर ले कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने हैं, 250 है दोस्तों। ये 250 जो सीट है दोस्तों वो कैसे हैं, तो 238 जो सीट है दोस्तों वो क्या होते हैं, राज्य और यूटी से क्या होते हैं, चुन करके आते हैं दोस्तों। मतलब कि वहाँ से निर्वाचित होकर के दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा में आते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब कि 238 हो गए राज्य से और यूटी से आते हैं, और 12 सदस्यों को दोस्तों क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो क्या होते हैं, वैसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में दोस्तों क्या निपुणता हासिल की हो, वैसे व्यक्ति को ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर वर्तमान समय की हम लोग बात कर लें कि वर्तमान समय में कितने सदस्य राज्यसभा में, तो 245। कितने दोस्तों, 245। हम बताएं 238 आना चाहिए था, कहाँ से, राज्य से और यूटी से। तो कितने आ रहे हैं, 233 आ रहे हैं, जिसमें से 229 दोस्तों आपके राज्य से आ रहे हैं और 4 आपके यूटी से आ रहे हैं। और 12 सदस्य को राष्ट्रपति तो मनोनीत कर ही रहा है। तो 233 इधर हो गया, 12 200 इधर हो गया, कितना हो गया, 245। तो ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए दोस्तों कि राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। जैसे इसको उच्च सदन कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भारतीय संविधान की जो संसदीय व्यवस्था है, मान लीजिए एक ट्रायंगल समझते हैं इसको हम लोग दोस्तों, तो सबसे जो नीचे होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका लोकसभा होता है। ये लोकसभा होता है। उसके बाद क्या होता है, राज्यसभा होते हैं, फिर ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं। सिर्फ हम सदन की बात कर रहे हैं, सदन की बात कर रहा है यहाँ पर। राष्ट्रपति एक पद हो गया दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हम सदन की बात कर रहे हैं। सदन मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा होते हैं दोस्तों उच्च सदन होते हैं, क्या होते हैं, उप सदन, और लोकसभा क्या होते हैं, निम्न सदन होते हैं दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिएगा।
राज्यसभा को दोस्तों हम लोग द्वितीय सदन कहते हैं। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको दोस्तों अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहने का मतलब दोस्तों कि राज्यसभा को दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया था, मतलब कि राज्यसभा को मतलब भंग करने का, विघटन करने का हमारे भारतीय संविधान में कोई दोस्तों प्रावधान नहीं दिया गया, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं दोस्तों बड़ों का सदन, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति चुन करके आते हैं उनकी आयु दोस्तों 30 वर्ष से अधिक होती है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 81 के बारे में। 80 जान के राज्यसभा संबंधित है। अनुच्छेद जो 81 है दोस्तों वो आपका लोकसभा की संरचना, 80 राज्यसभा की संरचना और यहाँ पर जो आपका 81 है और लोकसभा की संरचना। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम जो सीट थे दोस्तों वो 552 है। कितने हैं? 552 है। और 552 कैसे कैसे उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो ये 552 जो है दोस्तों उसमें से 530 राज्य से चुन करके आते हैं, 20 आपके यूटी से चुन करके आते हैं और 2 दोस्तों होते हैं एंग्लो इंडियन। इसको सभी को हम समझेंगे थोड़ा अच्छे से। 552 समझें किस तरह से। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों हमारे भारतीय संसद की जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543। कैसे? तो 530 दोस्तों आपके आ रहे हैं कहाँ से? राज्य से, और 13 दोस्तों आ रहे हैं यूटी से। अब बात हुआ कि आपके जो 2 एंग्लो इंडियन उनका क्या हुआ। तो दोस्तों जो 2 एंग्लो इंडियन है इनको राष्ट्रपति क्या करते थे? मनोनीत करते थे, मतलब चुन करके आते थे। अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को दोस्तों चुन ले, मतलब कि उनके प्रतिनिधि को चुनते थे। किंतु इसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दोस्तों इनके पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था लोकसभा में उसको दोस्तों क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से कितने हो गए? 530 तो राज्य से आ रहे हैं और 13 आपके यूटी से आ रहे हैं, तो इस तरह से कितने हो गए? 543 वर्तमान समय में। अगर बात करें दोस्तों कि लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग, तो लोकसभा को निम्न सदन दिखा दिए आप कैसे। इसको अस्थायी सदन कहते हैं, मतलब कि इसको समय समय पर क्या किया जाता है? इसको भंग, मतलब इसको विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि लोकसभा तब तक ही दोस्तों कायम रहती है जब तक क्या सरकार के पास बहुमत है। इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं दोस्तों, और इसे जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता द्वारा, जनता जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से सीधे चुन करके दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आरक्षण के बारे में। आरक्षण मतलब कि जो सीटों का आरक्षण है। तो अनुच्छेद दोस्तों 330 जो है उसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ थोड़ा जान लीजिए कि अनुच्छेद 330 है दोस्तों उसमें एससी जो है शेड्यूल कास्ट हैं उनके 84 सीट को आरक्षित किया गया है, और जो शेड्यूल ट्राइब है दोस्तों उनके 47 सीटों को दोस्तों आरक्षित किया गया है। वहीं हम बात कर ले अनुच्छेद 331 में, तो 2 एंग्लो इंडियन का दोस्तों प्रावधान किया गया था, किंतु अब इसको क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के 84 सीट दोस्तों आरक्षित हैं और शेड्यूल ट्राइब के 45 है। एंग्लो इंडियन का दोस्तों खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 82 के बारे में। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आपको पता है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद दोस्तों होता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद जो लोकसभा है या जो विधान या संसद समझ लीजिए या विधानमंडल समझिए, उसका जो दोस्तों सीटों का जो संख्या होता है उसमें वृद्धि करना या घटाना, वही क्या है दोस्तों? समायोजन है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ था कि लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 ईस्वी तक कर दिया गया था दोस्तों, स्थिर कर दिया गया था। मतलब इसमें कहा गया था कि 2000 तक कोई भी लोकसभा विधानसभा में सीटों का वृद्धि नहीं किया जाए, जितना सीट है दोस्तों उतना ही सीट रहेगा दोस्तों। आगे अगले लेकिन बात करते हैं जो हुआ था 84वां संविधान संशोधन 84 नंबर का, उसमें कहा गया था कि जो 2000 का जो काल अवधि थी दोस्तों इसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक। मतलब कि 2026 तक किसी भी राज्य में या किसी संसद में ना ही आपके लोकसभा की सीट बढ़ेगी ना ही आपके विधानसभा की सीट दोस्तों बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। 2026 तक, 2026 के बाद दोस्तों अपना बढ़ सकता है। अब दोस्तों थोड़ा ये भी समझ लीजिए परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन क्या होता है? तो परिसीमन का मतलब होता है दोस्तों कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया। मतलब कि समय समय पर क्या करती है हमारी भारतीय संसद, वो निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्माण करते हैं दोस्तों कि कौन सी सीमा तक, मतलब किस राज्य का जो जिला है या क्षेत्र है उसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक होगा, ये निर्वाचन तय करने का काम कौन करता है? तो ये परिसीमन दोस्तों आयोग का कार्य होता है। अब तक हम बात कर लें कि आज़ादी के बाद तक भारत में कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ है।
तो 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ दोस्तों। याद रखिएगा 1952 में पहला हुआ था, 1963 में दूसरा, 1973 में आपका तीसरा और 2002 में चौथा हुआ था दोस्तों। पाँचवा 2026-27 में दोस्तों होने की संभावना है परिसीमन आयोग के गठन की, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 83 के बारे में। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 कहता है दोस्तों कि संसद के सदनों की अवधि, मतलब कि जो संसद के सदन है, सदन कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो उनके अवधि के बारे में, मतलब उनके कार्यकाल के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों कि राज्यसभा के बारे में, पहले जानेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है, इसको दोस्तों विघटित नहीं किया जाता है, बल्कि जो इनके सदस्य होते हैं इनका एक कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं दोस्तों, मतलब रिटायर हो जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से 1/3 सदस्य, ये भी ये आंकड़ा याद रखिएगा। हर दूसरे वर्ष 1/3, कहीं कहीं 2/3 देता है, एग्जाम में पूछ देगा फिर 2/3, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। याद तो रखता है बच्चा, तिहाई याद रखता है, लेकिन 1/3 के 2/3 ये याद नहीं रखता है। तो हर दूसरे वर्ष कितने 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कभी विघटित नहीं होता, मतलब इसको भंग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति या कुछ भी कोई भी चाले इसको भंग दोस्तों नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या है, इसीलिए इसको हम लोग अस्थायी सदन दोस्तों कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है। तो इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है, भंग न होने पर। अगर सरकार के पास बहुमत है तो कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा दोस्तों। अगर बहुमत नहीं है तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है दोस्तों। अगर भंग नहीं होता है तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों क्या होता है कि एक समय में 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो जाता है तो एक बार में 1 साल दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। किंतु अगर मान लीजिए आपातकाल दोस्तों खत्म हो जाता है तो ये अवधि कितना दिन तक रहेगी, 6 महीने से अधिक दोस्तों नहीं रहेगी। ये देखिए कितना महीने, 6 महीने से अधिक नहीं होगी आपातकाल के खत्म होने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो लोकसभा कार्यकाल को दोस्तों 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, 6 वर्ष दोस्तों कर दिया गया था। किंतु फिर जनता पार्टी की जब सरकार आती है, 44वां संविधान संशोधन करती है, उसमें पुनः क्या करती है, जो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष था फिर वहीं उसको क्या करती है, स्थिर करती है, फिर से पुनः 5 वर्ष दोस्तों कर देती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आपसे बन जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 84 के बारे में। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 क्या कहता है, तो संसद के सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब अगर मान लीजिए कि आप संसद के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको भारत का नागरिक होना है, और लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी करनी है, और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, तभी आप संसद के सदस्य दोस्तों बन सकते हैं। ये आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ संसद द्वारा जो भी विधि विधान बनाया जाता है दोस्तों, उसका आपको पालन करना है, तभी आप क्या हैं, संसद के सदस्य बनने के योग्य हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 85 के बारे में। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है दोस्तों जो संसद के सत्र हैं, सत्रावसान है और विघटन, मतलब कि संसद के सत्र चलते हैं जो, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सत्रावसान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और विघटन के बारे में। ये अनुच्छेद 85 में ये तीनों बातें याद रखिएगा। तो सबसे पहले जानिए कि संसद सदन को आहूत, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का जो बैठक होता है उसको आहूत मतलब होता है दोस्तों बुलाना। संसद का शस्त्रावसान मतलब कि उसको ख़त्म करना, और लोकसभा का विघटन मतलब उसको विघटन मतलब कि उसको भंग कर देना, विघटित कर देना। ये सब काम कौन करता है दोस्तों? तो ये सारे काम करने का दोस्तों अधिकार वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, सदन को आहूत करना, सदन को सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, ये सब काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। वही अगर हम बात कर लें कि सत्रावसान मतलब कि संसद को समाप्त कर देना, मतलब अब बैठक नहीं होगी। वहीं पर अगर हम बात करें स्थगित, अगर स्थगन की बात करें कि स्थगन कौन करता है संसद को या सत्र को, तो सत्र को स्थगन करने का काम दोस्तों जो पीठासीन अधिकारी होते हैं दोस्तों वो करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये भी लिख दिए हैं कि स्थगन का अधिकार किनको होते हैं? सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतलब जो अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको ये अधिकार होता है दोस्तों। दो सत्रों के बीच का जो समय अंतराल होता है दोस्तों वो 6 माह से अधिक नहीं होता। मतलब कि जो सत्र होते हैं, पता है कि हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था में 3 सत्र का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? एक आपके बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, ये तीनों आप याद रखिएगा, उसको हम आगे बताते हैं। तो वो क्या होंगे?
उनमें 6 महीने से अधिक का अंतर दोस्तों नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों संसद के सत्र के बारे में। संसद के सत्र के बारे में तो बता दी कितने सत्र हैं, 3 सत्र हैं। कौन कौन? तो पहला है दोस्तों का बजट सत्र। ये क्या होता है? ये फरवरी से मई के बीच में क्या होता है, इसका चलता है। फरवरी में शुरू होता है दोस्तों और मई तक दोस्तों चलता है। और ये जो बजट सत्र है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से दोस्तों शुरू होता है। मतलब राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने वक्तव्य को संसद के समक्ष रखते हैं दोस्तों। और ये सबसे लंबा सत्र है। अगर सत्र की बात कर ले संसद की, तो सबसे लंबा सत्र कौन होता है? आपका बजट सत्र है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? मानसून सत्र के बारे में, कि मानसून सत्र क्या होता है। तो मानसून सत्र दोस्तों ये जुलाई से लेकर सितंबर के बीच तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों शीतकालीन सत्र के बारे में, कि शीतकालीन सत्र क्या होता है, तो शीतकालीन जो सत्र होता है दोस्तों, ये नवंबर से लेकर के आपके दिसंबर तक चलता है। और ये संसद का सबसे छोटा सत्र होता है। सबसे बड़ा बता दिया आपका बजट सत्र, और सबसे छोटा कौन होता है? आपका शीतकालीन सत्र। ये भी याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख किया गया था। अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 86 के बारे में। अनुच्छेद 86 क्या कहता है? अनुच्छेद 86 कहता है दोस्तों इस सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। मतलब कि जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उनको संबोधित करने का अधिकार है राष्ट्रपति का। और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर क्या कर सकते हैं, सदन को, मतलब कि जो लोकसभा राज्यसभा, उनको ये समय समय पर किसी भी विषय को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के दोस्तों क्या कर सकते हैं, वो संदेश भी भेजने का दोस्तों अधिकार है। अनुच्छेद 86 में कहा गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 87 के बारे में। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मतलब कि विशेष समय पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। विशेष अभिभाषण कहने का मतलब दोस्तों क्या करते हैं, कि ये जो अभिभाषण होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, संसद के लोकसभा और राज्यसभा को एकत्रित रूप से क्या करते हैं, भाषण देते हैं। मतलब कि एक ही जगह पर राज्यसभा लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य बैठे रहते हैं, और उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं दोस्तों। तो ये कब होता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक आम चुनाव के बाद होता है। मतलब कि प्रत्येक जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होती है, ये अभिभाषण शुरू होता है। और वर्ष के पहले जो सत्र होता है कि शुरुआत पर, मतलब कि जो बजट सत्र शुरू होता है, उसकी शुरुआत पर भी ये विशेष अभिभाषण दोस्तों शुरू होता है राष्ट्रपति का। ये 87 समझ गए। अब आगे लोग बात करते हैं हम लोग 88 के बारे में। 88 आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं महान्यायवादी के बारे में, लेकिन यहाँ फिर बता देंगे। महान्यायवादी का अधिकार मतलब कि अनुच्छेद 88 के द्वारा महान्यायवादी को अधिकार दिया गया है कि वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है दोस्तों, बोल सकता है, अपने विचार को रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता दोस्तों। किसी प्रस्ताव को लेकर अगर वोटिंग होगा, जब वोटिंग की बात आएगी तो वोटिंग ये दोस्तों नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 में कहा गया। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 89 के बारे में। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद दोस्तों 89 राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। मतलब कि कौन राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे, उनके बारे में है, इसमें बताया गया है। तो जान लेते हैं। जो अनुच्छेद आपका 89 एक है दोस्तों, उसमें कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। आपको बताए थे जब उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो, कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ पर भी बताया गया है। अनुच्छेद 89 2 के बारे में बात करें तो जो उपसभापति होते हैं दोस्तों, उनका चयन होता है। उनका क्या होता है, चयन होता है। कहाँ से चयन होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्यगण हैं, उन्हीं में से क्या करते हैं, वही व्यक्ति क्या करते हैं, उनमें से अपने जो राज्यसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, चयनित करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपका अनुच्छेद 90 के बारे में। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? अनुच्छेद 90 दोस्तों कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र देना या पद से हटाया जाना। मतलब कि उपसभापति को, सभापति भी हटते हैं, लेकिन यहाँ बात जो अनुच्छेद 90 में कहा गया है उपसभापति के बारे में। तो उपसभापति क्या करते हैं, किसी कारणवश क्या होता है दोस्तों, उनका पद रिक्त हो जाता है, या वो क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र जो होते हैं सभापति उनको देंगे, मतलब कि उपराष्ट्रपति को देंगे। और पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना का मतलब दोस्तों, मान लीजिए किसी वो क्या करते हैं, कोई गैर संवैधानिक कार्य करते हैं, तो उन पर भी दोस्तों क्या होता है, साबित कदाचार लगता है। कहाँ पर? तो राज्यसभा के अंतर्गत। इसके फलस्वरूप क्या होगा, उनको पद से दोस्तों, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको पद से दोस्तों क्या होता है, हटना पड़ता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अपना। आगे दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों अनुच्छेद आपका 91। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 91 में दोस्तों कहा गया कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों को
अध्यक्ष कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति। मतलब मान लीजिए कि उपाध्यक्ष हो गए या कोई किनके स्थान पर, अध्यक्ष के स्थान पर, उपाध्यक्ष के या कोई अन्य व्यक्ति हो गए, उनके स्थान पर क्या करना है, अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में कहा गया। किनके, किसमें, तो राज्यसभा के बारे में बात हुआ, मतलब कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात हुआ दोस्तों। यहाँ पर क्या कहता है, इसके लिए दो कंडीशन है दोस्तों, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। कौन कौन, तो पहला कंडीशन दोस्तों है कि अगर दोनों अनुपस्थित हों, अगर दोनों मतलब अध्यक्ष भी उपस्थित अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, मतलब सभापति उपसभापति दोनों राज्यसभा क्या है, अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में कि 10 लोगों की क्या होती है दोस्तों, एक समिति होती है, मतलब एक पैनल होता है। उस पैनल में दोस्तों एक व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, अध्यक्ष दोस्तों बना लिया जाता है। वही क्या करते हैं, वही अध्यक्षता करते हैं किसकी, राज्यसभा के। अगर मान लीजिए कि दोनों का सीट खाली है, मतलब कि ना ही उपाध्यक्ष हैं और ना ही क्या है दोस्तों आपके अध्यक्ष, मतलब ना ही सभापति हैं राज्यसभा के, ना ही उपसभापति अनुपस्थित नहीं है, बल्कि है ही, उनका सीट खाली है, तब क्या होगा, तब दोस्तों ये अधिकार राष्ट्रपति को होता है कि वो किसी एक व्यक्ति को क्या कर देगा, अध्यक्ष दोस्तों बना देगा, जो क्या करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 92 में कहा था दोस्तों कि जो सभापति हैं या उपसभापति हैं कहाँ के, राज्यसभा के, को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी है जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव आया हो। कहाँ, राज्यसभा में। मतलब कि सभापति उपसभापति के खिलाफ अगर कोई उनको पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में दोस्तों आता है तो वो क्या करेंगे, वो अध्यक्षता दोस्तों नहीं कर सकते। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 92 में किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लिए आपका राज्यसभा के बारे में। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों आपका लोकसभा, जो हम लोग पढ़े हैं उनके अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, तो सेम दोस्तों यहाँ पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 93 जो शुरू करता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, जैसे हम लोग जान गए थे वहाँ पर 89 में। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव की तिथि, मतलब कि अध्यक्ष का चुनाव की तिथि तय कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों क्या होता है, निर्धारित होता है। और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है, तो ये अध्यक्ष करते हैं। अब दोस्तों तो होता है कि बताती हैं कि लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्यगण ही क्या करते हैं, अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव करते हैं। जो अध्यक्ष उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुन करके आएंगे और एक उपाध्यक्ष चुन करके दोस्तों आएंगे, कहाँ से, लोकसभा से ही। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 94 के बारे में। अनुच्छेद 94 क्या कहता है, अनुच्छेद 94 कहता है दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। जैसे वहाँ पर राज्यसभा के जो थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके पद का रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना, तो यही सेम जो प्रावधान है वो लोकसभा के अध्यक्ष पर भी दोस्तों लागू होता है। किसी कारणवश क्या होता है, उनका पद रिक्त हो जाता है या उनको त्याग पत्र देना पड़ता है, या पद से दोस्तों क्या करना है, अपने इच्छानुसार क्या करना, त्याग पत्र दे रहे हैं, या उनको पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आता है और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको पद से दोस्तों हटना पड़ता है। अगर त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र किसको देंगे, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये देते हैं उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र, ये इनको देंगे, और उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं दोस्तों इसका त्याग पत्र का। आगे हम लोग बात करते हैं अपना अनुच्छेद 95 के बारे में। अनुच्छेद 95 क्या कहता था, अनुच्छेद 95 कहता है दोस्तों कि जो उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति, जैसे वहाँ पर था आपका 92, उसी तरह से यहाँ सॉरी 91, अनुच्छेद उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्तियों को अध्यक्षता के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति। मान लीजिए कि उपाध्यक्ष हो गए हैं, उनको क्या शक्ति है लोकसभा की अध्यक्षता करने की, वो अगर मान लीजिए कि वो भी नहीं है तो कौन करेगा अध्यक्षता, उसके बारे में है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष का दोस्तों एक पैनल होता है, उसमें से क्या करेंगे, एक व्यक्ति उठ करके क्या आएगा, लोकसभा के अध्यक्षता करेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए इनका सीट खाली है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सीट खाली है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति को क्या करते हैं दोस्तों, चुनते हैं, जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अपना अनुच्छेद 96 के बारे में। अनुच्छेद 96 क्या कहता है, अनुच्छेद 96 कहता है दोस्तों कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तब तक अध्यक्षता नहीं करना है जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया हो। जैसे राज्यसभा में भी होता है, सभापति के खिलाफ अगर कोई हटाने का उनको प्रस्ताव आता है तो उनको अध्यक्षता करने का दोस्तों क्या है,
अधिकार नहीं हो। सदन में बैठ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते, नहीं दोस्तों वोटिंग कर सकते हैं। कोई प्रस्ताव आता है तो वो वोट भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 97 कहता है दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के ये हो गए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वेतन का निर्धारण करता है दोस्तों संसद, मतलब संसद समय समय पर क्या करते हैं, इनके वेतन को बढ़ा घटा सकती है दोस्तों। मतलब कि जो वेतन का निर्धारण करना है वो कौन करता है? तो भारतीय संसद करते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का। अनुच्छेद 97 आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 98 के बारे में। तो अनुच्छेद 98 में दोस्तों संसद का सचिवालय, मतलब क्या दोस्तों, एक संसद का क्या होता है? सचिवालय, सचिवीय स्टाफ का एक दोस्तों क्या होता है? कार्यालय होता है। उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 98 के बारे 98 में। वहीं बात करें हम लोग अनुच्छेद 99 में। तो अनुच्छेद 99 का था दोस्तों सदस्यों के द्वारा शपथ, जो भी संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के हों, तो वो शपथ लेते हैं। तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो वो दोस्तों शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष लेते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों। अगर बोलेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि वो एक सदस्य के तौर पर ही, लोकसभा के सदस्य के तौर पर क्या करते हैं दोस्तों? शपथ लेते हैं। बाद में उनका चुनाव दोस्तों क्या होता है? अध्यक्षता पद पर किसी व्यक्ति का होता है तो उनको शपथ की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद आपको 99 में दोस्तों ये बात कहा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग आज का अपना अंतिम अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 क्या कहता है? इस सदन में मतदान कोरम के बावजूद कार्य करने की शक्ति। मतदान मतलब कि कोई विधेयक आता है तो उस पर क्या करते हैं? संसद के सदस्य क्या करते हैं दोस्तों? मतदान करते हैं। कोरम का मतलब होता है बैठक के लिए। मान लीजिए कि हमको क्या करना, बैठक करना, तो बैठक के लिए क्या होते हैं? इतने सदस्य की आवश्यकता दोस्तों होती है। अगर नहीं आए तो फिर बैठक नहीं हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर अनुच्छेद 101 में कहा गया संसदीय मतदान। संसदीय मतदान मतलब कि वही मतदान कर सकता है जो संसद के दोस्तों सदस्य होंगे किसी प्रस्ताव को लेकर के। अनुच्छेद 103 का था दोस्तों गणपूर्ति। गणपूर्ति में दोस्तों वही कोरम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोरम कहते हैं। अगर आपको राज्यसभा लोकसभा क्या करना, बैठक करना है, कि बैठक करना है, तो बैठक के लिए आपको न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए? 10% या आपको 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है, तभी आप क्या कर सकते हैं? बैठक कर सकते हैं। नहीं तो पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है दोस्तों? उसको स्थगित कर देगा बैठक को। अनुच्छेद आपका 104 में कहा गया है कि अगर गणपूर्ति नहीं हो तो पीठासीन अधिकारी बैठक को दोस्तों क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। ये बात हम आपको बता दिए। तो 100 समझ गए क्या है? मतदान कोरम के बावजूद कार्य करने की शक्ति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अनुच्छेद 79 से लेकर के 100 तक सही बातों को समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से समझ में दोस्तों आ जाएगा। पहली बार देख रहे होंगे, इस तरह से पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, लेकिन वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको आसानी से दोस्तों सारे टॉपिक को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आगे दोस्तों हमारा इसमें भी संसद का 1-2 पार्ट और लाएंगे, जिसमें सभी तथ्यों को दोस्तों आपको आसानी से समझा देंगे, ताकि आपके परीक्षा में आपसे एक ही प्रश्न दोस्तों न छूटे और आसानी से आप प्रश्नों को देखते ही क्या कर सकते हैं? आप अपने विचार को दोस्तों रख सकते हैं, मतलब कि सोच सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं कौन आपका सही है। तुक्का भी मारना है तो आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अगर क्लास दोस्तों बढ़िया लगा हो तो अपने ग्रुप में अपने भाई बंधु को शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए होगा दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।